नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम तीसरी लहर कितना भ्रम कितना सच में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से यूरोपीय देशों में मची खलबली का असर अब हमारे देश यानी भारत में भी दिखने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है। कई राज्यों ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भी नियम सख्त कर दिए हैं। लेकिन देश और दुनिया में मची इस खलबली के बीच डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि फिलहाल ज्यादा पैनिक इस बात से फैल रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन भी कारगर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। यह गलत बात है। कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं होता जो 100% रूप से वैक्सीन को निष्प्रभावी कर देगा। अगर शरीर में वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी है तो वे वायरस से बचाव जरूर करेंगी। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट के इस बयान के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है, क्योंकि इस वेरिएंट को लेकर अभी रिसर्च चल रही है और जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं वो चिंता तो जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन आंकड़ों से किसी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। तो क्या वेरिएंट को लेकर फैली भ्रांतियों की वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? इन्हीं सब भ्रांतियों को और सवालों को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से हम आपको आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं और एम्स भोपाल से पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। और चर्चा की शुरुआत शरद जी मैं आप ही की कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया से करूंगा और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओवरऑल जो इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं, कई सारी भ्रांतियां भी हैं, कई लोगों में डर भी है और इस नए वेरिएंट ने काफी चिंता बढ़ा दी है। जानकारी अधूरी है और ऐसा ही कुछ हो रहा है जैसा कि पहली और दूसरी लहर में देखने को मिल रहा था। आपका पहला ओपनिंग कमेंट। देखिए, आपके सवाल में जवाब छिपा है कि जब अधूरी जानकारी होती है तो भ्रम भी बहुत अधिक होता है, चिंता भी होती है और कई बार एक पैनिक मोड का बटन भी अपने आप दब जाता है। और जैसा हम सब जानते हैं कि कोविड-19 जिस तरह से इसका नाम है कि ये वायरस जो है इसकी पहचान 2019 में हुई है। तो 2019 में ये जो वायरस सामने आया है इसके जो अलग अलग रूप हैं जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, और हर वायरस में ये एबिलिटी होती है कि वो म्यूटेट करता है। तो ये म्यूटेशन की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन चूंकि इस बीमारी से इतना डर और इतनी चिंता है कि हम बहुत ज़्यादा भय में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पीड़ा में चले जाते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसा भी नहीं है कि आप सारी इन खबरों को सिरे से खारिज कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि अब जबकि कोविड से हमारी लड़ाई का ये तीसरा साल है पूरी दुनिया का, और हम इस वायरस के तौर तरीक़ों के बारे में भले ही ये म्यूटेशन करता रहे, लेकिन ये जिस स्पीशीज़ का, जिस फैमिली का वायरस है उसके जो गुण धर्म हैं, मैं एक लेमैन के तरह बात कर रहा हूँ क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ, तो मैं जितना समझता हूँ उसके नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम उसके गुण धर्म को समझते हैं कि ये कहाँ अटैक करता है, कैसे अटैक करता है। और दूसरा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें हमने बहुत सारी प्रगति कर ली है। तमाम जो चिकित्सा के और तौर तरीके हैं उसमें हमने अच्छी तैयारी कर ली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम काफ़ी हद तक, अगर मैं भारत की बात करूं तो ऑक्सीजन से लेकर जो और चिकित्सीय पैरामीटर्स हैं उसमें भी हम काफ़ी आगे हैं। बहुत इस पर रोशनी डॉक्टर सरमन सिंह डाल सकेंगे जिन्होंने खुद कोविड की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। डॉक्टर सरमन सिंह, आपका एक इनिशियल कमेंट मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। जी शरद जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि बड़े दिनों के बाद आपसे फिर जुड़ने का मौका मिला, तो बिल्कुल सही बात है ये कि या तो हम भारतीय ज़्यादा एकदम पैनिक हो जाते हैं या बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, बीच में नहीं रहते हैं। तो हमको ये बार बार सीखना पड़ेगा कि इस तरह के रूपांतरण जिसको कहते हैं या म्यूटेशन जैसे कहते हैं वो वायरसेस में होते रहते हैं, और ख़ास तौर से ये आरएनए वायरस है तो इसमें ज़्यादा होते हैं। और हर वायरस या बैक्टीरिया जो होता है अपने सर्वाइवल के लिए इस तरह के रूपांतरण करता रहता है। लेकिन हमको, जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा, कि अब हम जो 2020 की जो अप्रैल मई की जो विडंबना थी, उस तरह में हमें नहीं लगता कि हम उस सिचुएशन में हैं। आज की डेट में हमारे पास भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स काफ़ी लग चुके हैं।
हम बहुत सारी चीज़ें इसके विषय में जान चुके हैं। और तीसरी मुख्य चीज़ जो है कि काफ़ी लोग हम वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो वैक्सीन से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन को इवेड करेगा, लेकिन फिर भी जैसा कि बिल्कुल सही कहा ओपनिंग रिमार्क्स में कि कोई भी वैक्सीन हो, सारे अंग उसके 100% इनइफेक्टिव नहीं हो सकता। आपका वो सिर अपना चेंज कर लेगा या एक हाथ चेंज कर लेगा या एक टांग चेंज कर लेगा, रूपांतरण कर लेगा, तो बाकी शरीर तो उसका रहेगा पूरा। तो इसीलिए जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जिनको नहीं लगी है अभी, सरकार भी कोशिश कर रही है कि जो सेकंड डोज है, जिन लोगों को नहीं लगी है, जो लगभग 50 करोड़ लोग और हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे, जिससे डेफिनेटली बेशक इन्फेक्शन तो चाहे वो ओमिक्रॉन हो या दूसरे डेल्टा हो, वो भी इन्फेक्शन हो रहा था, लेकिन उनमें माइल्ड हो रहा था, उनमें इतना खतरनाक रूप नहीं ले रहा था, उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। तो ये चीज कोई भी वो होगा वो रखेगा। दूसरी चीज हम हमेशा कहते हैं, आपके चैनल पर भी हमने कहा कि मास्क एक ऐसी चीज है जो हर म्यूटेंट से आपको बचाएगा, तो उसको अपने हमेशा अंगीकृत कर लें उस चीज को। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो तथाकथित लापरवाही है वो कहानियाँ पर्दे के पीछे छिप जाती हैं। चाहे वो ऑस्ट्रिया में हो, जहाँ कहा जा रहा है कि चौथी या पांचवी लहर यूरोप में आ गई है। और मैं आप सबको पीछे ले जाना चाहूँगा, जब भारत में अप्रैल मई में हम सामना कर रहे थे एक बड़ी कठिन लहर का, कोविड की दूसरी लहर का, तो लंदन भी 90 दिनों के बाद खुला था, लेकिन वैक्सीनेशन ने पूरे ब्रिटेन यूके की बड़ी मदद की और हमने देखा कि केसेस सामने आए, लेकिन वो भयानक नहीं हो पाए। तो ये हमारी लापरवाही है जिसकी कहानियाँ सामने नहीं आ पाती, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक सोशल एनिमल है, जैसा कहा भी जाता है। डॉक्टर विनोद भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो एक ख्याति लब्ध चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो इंदौर का है, सिम्स, उससे तो जुड़े ही हैं, उसके प्रमुख कोऑर्डिनेटर हैं और एक बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर भंडारी, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। आप किस तरह देखते हैं सर, जिस तरह से ये चुनौती हमारे सामने फिर खड़ी हो रही है, और हम सब फिर एक बार ये देख रहे हैं कि भारत जहां पूरी तरह खुलने की तैयारी कर रहा था, अचानक हमें फिर अपने कुछ फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ा है। आप किस तरह देखते हैं इस चैलेंज को? मैं पहला तो सब दर्शकों को ये बोलूंगा कि वैक्सीनेशन जिसने फर्स्ट डोज लगा लिया वो सेकंड डोज जरूर लगा ले, जिसने नहीं लगाया वो भी अभी अपना पूरा वैक्सीनेशन का काम कर ले, क्योंकि वैक्सीनेशन से कुछ कितने ही वेरिएंट हो जाए, कितने ही म्यूटेशन हो जाए, कम से कम डिसीज माइल्ड रहेगी। सेकंड बात यह है कि हम पूरी तरह से निश्चिंत होकर जो घूमने लग गए हैं और जिस तरह हम अभी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, वो सब अभी पालन करना पड़ेगा अपने को अगले 2 साल तक और, क्योंकि ये म्यूटेशन चलता रहेगा, इसको हमको फेस करते रहना है। जब पोलियो हुआ था तो उसको एलिमिनेट करने में अपने को कितने साल लग गए, तो अब तो रिसर्च खूब हो गई है, तो अब कम समय लगेगा, पर हमको, और इसका थर्ड पार्ट ये है कि बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश इस समय पूरी तरह तैयार है। हम चिकित्सक लोगों ने भी अपनी पूरी तैयारी की है, अस्पतालों ने भी पूरी तैयारी की है। मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि कंटिन्यूअस सीक्वेंसिंग का सपोर्ट रहे, तो इसलिए मैंने अरविंदो संस्थान में तो सीक्वेंसिंग की मशीन पहले ही लगा ली थी और अभी हम कंटिन्यूअस सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, इसीलिए सो दैट अपन अर्ली अगर इसी चीजों को पकड़ लेंगे, अर्ली डायग्नोस कर लेंगे, अर्ली इसका समाधान अपने को मिल जाएगा। और फिर से अपने दर्शकों को बोलता हूँ, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बट प्रिकॉशन रखना है। अभी सर ने भी बताया, वो भी बिल्कुल यही बात बोल रहे थे, तो हम लोगों को इस बार ऐसी उम्मीद है कि अपन इस पूरी चीजों को फेस करने में बिल्कुल नहीं डरे। हमारे साथ चिरायू मेडिकल कॉलेज और चिरायू जो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान है, उसके हेड जिन्होंने बड़ी मजबूत लड़ाई डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर सरमन सिंह जी के साथ लड़ी है मध्य प्रदेश में, अजय गोयनका, डॉक्टर अजय गोयनका हमारे साथ हैं। डॉक्टर गोयनका, जो प्रिकॉशंस की बात है वो बिल्कुल रखना है, और ख़ास तौर से वो जो फ्रीक्वेंटली यात्राएं करने वाले लोग हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जिनका साबका विदेश से आने वाले यात्रियों के साथ भी होता है, और अभी फिर हम नए साल, अगले महीने हम बढ़ेंगे क्रिसमस और नए साल की तरफ, जो शायद सबसे ज़्यादा पर्यटकों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है।
तो ऐसे में एयरपोर्ट, विदेशी यात्रियों के साथ घुलना मिलना, इन सब चुनौतियों में सबसे बड़ी ताकत हमारी है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप क्या जोड़ना चाहेंगे सर? हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के बाद आपकी तरफ हमारी निगाह है। जी डॉक्टर गोयनका सर, डॉक्टर गोयनका जी। नमस्कार। कोविड 2 साल से है और उसकी अवेयरनेस मुझे लगता है सरकारों ने गांव के टोलों तक खबर कर दी है जी तो आज अवेयरनेस की कोविड के बारे में कमी नहीं है जी। सरकारों ने और चिकित्सकों ने और कॉमन पीपल ऑफ सोसाइटी ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, मुझे लगता है कि आज एक हर कॉमन आदमी तक पहुंच चुका है जी। ये बात भी सत्य है कि कोविड एक ऐसा वायरस है या वायरस की एक टेंडेंसी है कि उसके म्यूटेशंस और उसके चेंजेस होना स्वाभाविक है कोविड में, कोई से भी वायरस में जी। तो एक स्वभाव के चेंजेस जो कोविड वायरस के हैं उनको अगले कुछ सालों तक रोका नहीं जा सकता जी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये अब अपन काफ़ी सिखा चुके हैं। अब सरकारों ने काफ़ी बार लॉकडाउन्स और काफ़ी बार चेंज इन लिविंग, काफ़ी बार सरकारों ने खबर कर दी है सोसाइटी को। मुझे ऐसा लगता है कि अब एक जो बहुत अहम ज़रूरी है और वो है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज कोविड के वायरस के चेंज इन बिहेवियर या म्यूटेशन को आज कोई रोक नहीं पाएगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और डिस्टेंसिंग लोग फॉलो कर रहे हैं और इनकी अवेयरनेस और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्शन करना, एक वैक्सीनेशन के डबल डोज लगवाना, ये भी अब काफ़ी अवेयर हो गए हैं और काफ़ी लोग लगवा रहे हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल चेंजेस करना होंगी। हमको 6 आउटलेट्स होते हैं, आँख, नाक, कान, गला, ये सबको क्लीन रखना होगा। हमको हमारे शुगर्स को कंट्रोल रखना होगा, हमको वेट कंट्रोल करना होगा, हमको ओबेसिटी, एंटी ओबेसिटी मेजर्स लेना होंगे, हमको कैंसर अगर है तो कीमोथेरेपी प्रॉपर करके प्रॉपर काउंट्स रखने होंगे, हमको ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी है तो प्रॉपर कंट्रोल करना होगा। एंड मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है और अगर बॉडी के ये जो कोमॉर्बिड कंडीशंस का कंट्रोल प्रॉपर रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बिहेवियर ऑफ कोविड म्यूटेशंस, हमको सिग्निफिकेंट मॉर्टेलिटी देखने को नहीं मिलेगी। कुछ माइल्ड केसेस और कुछ हल्की सी मॉर्बिडिटी मिल सकती है, लेकिन सीरियसनेस ऑफ द डिजीज नहीं मिलेगी। हम ये सब चीज़ों को फॉलो करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिस्टेंसिंग, मास्किंग, वैक्सीनेशंस, बट लाइफ स्टाइल चेंजेस के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस एरा ऑफ द वर्ल्ड, प्री कोविड एरा एक अलग था, पोस्ट कोविड एरा में लाइफ स्टाइल चेंजेस जिसमें पंक्चुअलिटी, सिंसेरिटी एंड हेल्थ केयर एंड पर्सनल टाइम टू द इंडिविजुअल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आगे मॉर्टेलिटीज़ और मॉर्बिडिटीज़ को कम करने के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र है साहब, इसको बिल्कुल गांठ बांध के हम सब चलें कि ये प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड एरा इज़ अ इंटायरली डिफरेंट। और अब ये समय है कि अगर किसी को शुगर है तो वो अपने शुगर के पैरामीटर्स को कंट्रोल रखे, कैंसर है किसी को तो वो तमाम थेरेपीज़ लेकर अपने कैंसर पर जितना नियंत्रण हो सकता है मेडिकली उसको रखें हम। ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे, शुगर नियंत्रित रहे, कोमॉर्बिडिटी कोई भी हमारी है, मोटापा है या किसी भी तरह की बीमारी है, उस पर नियंत्रण। देखिए बहुत सुंदर मंत्र है ये कि अगर हम अपने शरीर में जो भी बीमारियां हैं छोटी बड़ी, 6 आउटलेट का जिक्र किया डॉक्टर गोयनका ने, आँख, कान, नाक, गला, इन सब को अगर हम प्योर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो इस बीमारी से हम बहुत बेहतर लड़ पाएंगे। डॉक्टर सरमन सिंह, डॉक्टर सौम्या जो स्वामीनाथन जी का जो स्टेटमेंट है ये बहुत साफ हो जाना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी बन चुकी है, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी हो कोविड होने के बाद की,
और उसी के साथ वैक्सीनेशन की, ये दोनों इम्यूनिटी हैं अगर हमारे शरीर में, तो ऐसा नहीं है जैसा एक बड़ा परसेप्शन हम कंक्लूड कर जाते हैं कि हमको कोई भी इम्यूनिटी के बाद भी, इम्यूनिटी के डोज लगने के बाद खुद चिकित्सकों को कोविड हुआ है, लेकिन खुद हमसे चिकित्सकों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि वो बहुत एक सामान्य सर्दी जुकाम की तरह गुजर गया। तो ये भी एक्सेप्शन नहीं है जो नया वायरस है सर। जी शरद जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसा डॉक्टर सौम्या ने बताया और WHO ने बार बार कहा है, और हम सब लोगों का मानना है कि इसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का जो रेट है वो शायद बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेल्टा में नहीं हो रहे थे। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन डेल्टा से भी हो रहे थे, एंड जो सारे लोग प्रोटेक्टेड नहीं रहे, उसी तरह से सारे लोग ओपन में वो भी नहीं हो जाएंगे, ससेप्टेबल भी नहीं हो जाएंगे। नेचुरली जो रेशो है वो बढ़ता रहेगा। पहले 90 to 95% हम कहते हैं प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे वैक्सीन टू वैक्सीन डिपेंड करता है। सारी वैक्सीन जो 70% से लेकर हमारी कोवैक्सीन है, 95% तक फाइजर और मॉडर्ना करती है। अब ये रेट डेफिनेटली घट जाएगा। जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, जो वैक्सीनेटेड लोगों में भी जो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, डेफिनेटली ये बात तो सही है। लेकिन अभी तक, क्योंकि अभी डीवीटी उस पर एनडीटीवी पे आपके प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, वो यही हो रही थी कि अभी तक फ्यू हंड्रेड्स ओनली केसेस साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किए गए हैं। कुछ अब कल जो आए सडनली नीदरलैंड में जो आए 62 पेशेंट्स वहाँ पॉजिटिव आए, जिसमें से 13 पेशेंट्स में निकला है कि ओमिक्रॉन था। उसी तरह से हांगकांग तक पहुंच गया, सारे ऑलमोस्ट यूरोप में फैल गया। तो देखिए, फैलेगा तो बहुत जल्दी, जितने म्यूटेंट्स होते हैं वो जल्दी फैलते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी सरकारें इस पर काम कर रही हैं। कल जो यूके गवर्नमेंट ने G7 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। अमेरिका में बाइडेन साहब खुद इसको रिव्यू कर रहे हैं, हमारे देश में प्रधानमंत्री ने खुद रिव्यू किया। तो ये हमको ये देखना पड़ेगा, और हमको पैनिक नहीं होना है, लेकिन हमको सावधानियां सारी करनी पड़ेंगी और नए मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसमें ट्रैवल एक ऐसा साधन है। जितने भी वायरल डिजीज जो हाईली इन्फेक्शियस, जिनको संक्रामक रोग होते हैं, वो ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह चलने से ट्रांसमिशन उनका बढ़ता है। और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जितने हैं, उनको उन पर नजर रखनी पड़ेगी। और आज आपको पता होगा, आपके माध्यम से हम दोबारा बता देते हैं, और चैनल में आप हैं तो नेचुरली आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस बना दी हैं, और ये गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्टली करनी पड़ेंगी। बिकॉज पिछली बार भी हम देख रहे हैं कि अगर हम डेल्टा की वेव्स देखें तो वहां भी एयरपोर्ट पर गाइडलाइन थी। अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी रिलैक्स मोड में आ जाते हैं एयरपोर्ट्स पे। पता नहीं कितने लोगों का, आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, बट किसी का वहां पर अच्छी तरीके से जो नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा था, लोग बुरा मान जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। तो हमको उनका, ऑफिसर्स का भी हमको एक्सपेक्ट होगा, सपोर्ट वो भी करें, स्ट्रिक्टली करें, लेकिन पब्लिक को भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा कि अगर वो गाइडलाइन के लिए आपको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं तो डिलीजेंटली उसी तरह से अपना PCR कराएं। आप जो 14 दिन का जो पुराना PCR की रिपोर्ट फॉलोअप दिखाएं, फिर 7 दिन तक आप वहां पर क्वारंटीन रहें, 8वें दिन फिर PCR कराएं, फिर आपको गाइडलाइंस बताई जाएंगी। तो ये गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली, और ये सोच के ना करें कि मुझे कोई एक ऑफिसर कह रहा है या कोई डॉक्टर कह रहा है, आपको और आपके देश के हित में है। बिकॉज मैं पैनिक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट जब भी इस तरह के म्यूटेंट्स आते हैं, डेल्टा म्यूटेंट में केवल 2 म्यूटेशंस थे, मेजर म्यूटेशंस जो थे, इसमें लगभग 10 म्यूटेशंस ऐसे हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि ये बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। डेफिनेटली साइंस के और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो डेफिनेटली इतने ज्यादा म्यूटेशन इसमें हैं, और इसने शायद अपना अस्त्र शस्त्र सारे जो तैयारी करके आया है। तो डेफिनेटली इसका हम एक्सपेक्ट करते हैं, खुदा करे, भगवान करे कि ऐसा ना हो, लेकिन चिंता का विषय जरूर है। WHO ने भी कहा है कि अगर इस तरह से दोबारा से वेव आ गई इसकी वजह से, तो ये बहुत बुरी तरह से घातक होगी। उससे बचने के लिए डेफिनेटली वैक्सीन हमारी जरूर हेल्प करेगी, लेकिन कितनी हेल्प कर पाएगी, क्योंकि जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं वो भी देखा गया है कि वो भी काम नहीं कर रही हैं। फाइजर के वैक्सीनेटेड लोगों में भी ये देखा गया है, मॉडर्ना के में देखा गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन थी उसमें भी देखा गया है। तो वैक्सीन में भी हालांकि नंबर ऑफ केसेस जो कम हैं अभी, तो अभी कंक्लूड करना, अभी बिल्कुल पुख्ता तौर पर ये कहना कि ये होगा और ये नहीं होगा, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी हम सबको अपने भी वायरस ने जैसे अपने आप को रूप
चेंज किया है। हमें भी अपने अस्त्र शस्त्र, अपनी गाइडलाइंस, अपने प्रोटोकॉल्स सारे दोबारा से गियर अप करना पड़ेगा। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि ट्रेवल एडवाइजरी दोबारा से की जाए, या ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन जो 15 तारीख से खुलने वाले थे, 15 दिसंबर से, उस पर शायद मोस्ट लाइकली जो मेरा गट फीलिंग है उसमें लगता है उस रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि इसको लाइटली ना लिया जाए, ना अंडरमाइन किया जाए। थ्रेट एक चुनौती बड़ी है। डॉक्टर भंडारी, एक छोटा सवाल आपसे और डॉक्टर गोयनका से भी, और फिर हम बातचीत को विराम देंगे। मुझे ये बताइए कि कोविड की दूसरी लहर में अगर ऑक्सीजन की हमारे पास पूरे देश में पर्याप्त उपस्थिति होती तो हम काफ़ी हद तक उस लड़ाई से और मजबूती से लड़ पाते। अब हमारे पास ऑक्सीजन भी है और कोविड मेडिसिन प्रोटोकॉल भी एक बड़ा मजबूत है। बस लोगों को अपना दायित्व तो निभाना है कि वो लापरवाही ना करें। किस तरह आप देखते हैं हमारी मेडिकल तैयारी, इक्विपमेंट्स के लिहाज से, हॉस्पिटल्स के लिहाज से, डॉक्टरों की कोविड से, इस रोग के वायरस से परिचित होने को लेकर जो हमारी तैयारी, इस पर एक छोटी टिप्पणी आपकी। देखिए, मध्य प्रदेश में जब सेकंड और थर्ड लहर, या जो भी आप लहर बोलते हैं इसको, तब हमारी एक कमी थी ऑक्सीजन, दूसरा प्लानिंग फॉर ड्रग्स, और थर्ड था अपनी टेस्टिंग, जो कि सीक्वेंसिंग जीन्स की होना थी, वो अपन मध्य प्रदेश में नहीं कर पाते थे। थर्ड था एक कुछ सीरियस पेशेंट जो बहुत सीरियस हुए थे, उनको इक्मो या कुछ इस तरह की जरूरत लगती थी, जो कि बड़ी कॉस्टली पड़ रही थी, और लोगों को हवाई जहाज से उठा के ले जाना और ये सब होना था। पर सरकार ने अभी ऑक्सीजन की कमी पूरी कर ली। जीन सीक्वेंसिंग में अपने लेवल पे बोल दूं तो मैंने अरविंदो में पूरी फुल फ्लेजेड चालू करा दी है, और हम 3 दिन में रिपोर्ट्स दे देते हैं अब, जितनी भी जीन की सीक्वेंसिंग है वो करके। थर्ड, मैंने इक्मो का एक एकेडमी बना ली है यहाँ पे, सो दैट गरीब मरीज को अब कभी जरूरत पड़ जाए तो अब तकलीफ नहीं पड़ेगी। ये मैं अश्योर करना चाहता हूँ मेरे सब दर्शकों को, सब मरीजों को। और उसमें कॉस्ट का फैक्टर भी इतना कम करा दिया है कंपनी से बात करके कि उसमें कहीं भी तकलीफ ना आएगी। तो अभी तो हम पूरी तरह गेयर अप हैं। अब हम जो पहली बार हुआ वैसा अब कभी ना होने देंगे, ऐसा हम सोचते हैं और कोशिश करेंगे, और भगवान हमें साथ देगा, और अभी तक साथ दे ही रहा है। तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि जितना छोटे से छोटा तबका जो भी है उन सबका बेस्ट से बेस्ट इलाज हो सके, और सरकार और सबके साथ मिलकर उसको हम फाइट कर लेंगे। मुझे पूरी विश्वास है इस बात का। बिल्कुल। डॉक्टर गोयनका, एक इसी पर छोटी टिप्पणी आपकी चाहूँगा, क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में ऑक्सीजन थेरेपी, मुझे याद है कि फर्स्ट लहर में ही आपने इसको इस्टेब्लिश करके कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है इस लड़ाई में वो ऑक्सीजन की है। दूसरी लड़ाई में तो ये बहुत अच्छे से प्रूव हुआ। आप इसमें क्या ऐड करेंगे? हमारी तैयारी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जिस तरह की अब है, ऑक्सीजन अब हमारे पास पर्याप्त है, मेडिसिन का प्रोटोकॉल है, आप इसमें और क्या ऐड करेंगे? जो बात डॉक्टर भंडारी और डॉक्टर सरबन सिंह जी ने पहले कही है कि चुनौती तो गहरी है, लेकिन अब हमारी तैयारी भी बहुत गहरी है। जी डॉक्टर गोयनका जी। जी 2 साल पहले जब कोविड आया था जी, तो ऐसा डर था जैसे पूरी दुनिया रुक गई थी। बिना डर के इलाज और डर के इलाज करना, इसमें बहुत अंतर होता है। आज बिना डर के इलाज होगा, और सोसाइटी के लोग जो पहले इतने डरे हुए थे कि घर से ना निकलते थे या निकलने की हिम्मत ना करते थे, अपना इलाज आज ताकत से कराएंगे। दूसरी रही बात अवेयरनेस की, पहले जब 2 साल पहले अचानक आया था तो वी वर नॉट अवेयर। आज हम कोविड प्रोटोकॉल से, ऑक्सीजन थेरेपी से लेके, इक्विपमेंट से लेके सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। ये लड़ाई और ताकत से लड़ी जाएगी। लेकिन तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको वैक्सीनेशन का बड़ा सपोर्ट है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बड़ा सपोर्ट है, लेकिन 2 साल के अंदर जो हम ना कर पाए वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं इस बात को बहुत ज़रूरी रूप से मैसेज करना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी आगे आने वाली लड़ाइयों में, लाइफस्टाइल चेंजेस, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। 2 चीज़ें सरकारों ने बहुत हद तक पहुंचा दी है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस पे आप कृपया बहुत जोर दें, ताकि सोसाइटी के अंदर मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की नौबत ही ना आए।
वायरस को अपना गेम खेलने दें। वायरस आता जाता बना रहेगा, वायरस के म्यूटेशन होते बनते चेंज होते रहेंगे, लेकिन अब सरकारों को वापस रेस्ट्रिक्शन करके वापस गरीबी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको हमारे बिहेवियर को चेंज करके लेट वायरस प्ले इट्स ओन गेम, बट वी विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग अगर हमने हमारी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लिया। यही सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है इसमें, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको उस व्यवहार का पालन करना है जो कहता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दुर्घटना से रोकथाम भली, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो या शरीर में वायरस रूपी दुर्घटना हो। कोई भी रोग आपके शरीर में आता है तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन हमें करना होता है, और वो ना आए उसके पहले का अगर प्रोटोकॉल फॉलो हम करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक वायरस है, अपने रूप बदलेगा, बदलता रहेगा, लेकिन जैसे इसके पहले के वायरस हैं जो मौजूद हैं, चाहे वो इपॉ हो या फिर जीका वायरस की बात कर लीजिए, या तमाम तरह के वायरस हैं, ये सब मौजूद हैं। एड्स का भी जब खतरा 80 के दशक में हमने पूरी दुनिया में देखा था, बड़ी चिंता थी, लेकिन हम कुछ सावधानियां बरत कर, कुछ चीज़ों को देखकर आज हम देख रहे हैं कि उस खतरे की बात बहुत कम होती है। तो बेहतर यही है कि कल मानव सभ्यता अपनी इच्छा शक्ति के आगे इसको भी बहुत बौना कर देगी, लेकिन इसमें जितना समय लगेगा तब तक धैर्य, संतुलन, सुरक्षा हमें और आपको, हम सबको बरतनी होगी। हमारी चिकित्सक बिरादरी ने अद्भुत काम किया है। ये जो 3 चिकित्सक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसके साथ उन तमाम चिकित्सकों को हम प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, जिन्होंने अपनी टीम के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एक अद्भुत लड़ाई लड़ी है जो इतिहास में ज़रूर दर्ज है। हम फिर लड़ेंगे, हम फिर जीतेंगे, लेकिन आप सावधानी रखें। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं डॉक्टर सरबन सिंह, डॉक्टर विनोद भंडारी और डॉक्टर अजय गोयनका जी का। और इस लड़ाई में हम फिर जीतेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन कराइए साहब, बिल्कुल लापरवाही मत करिए। मास्क आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त है हर बीमारी के खिलाफ। इसको आप हमेशा मुंह से बांध कर रखिए, लगा कर रखिए। और वो तमाम चीज़ें जो आप जोश में करते हैं नए साल के पहले, त्यौहार के पहले, उसमें अपने जोश पर होश की लगाम बराबर लगा कर रखिए, क्योंकि अभी ये शत्रु बराबर मौजूद है। कभी ये डेल्टा हो जाता है, कभी वाइक्रॉन हो जाता है, लेकिन हम लड़ेंगे इससे। लेकिन ये लड़ाई तभी सफल होगी जब हम कुछ उन नियमों का पालन करेंगे जो युद्ध के नियमों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और उन नियमों का हमने पालन किया तो हम इसे हरा कर ही छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी का। दीपक, मैं आपकी तरफ आ। बहुत शुक्रिया शरद जी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और